हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं जितेंद्र यगवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जित जीत की। जैसा कि आपको पता है, हम एट एग्जाम 2025 से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारा अभ्यास बना रहे और एग्जाम 2025 जो अभी रिसेंट में होने वाला है उसमें अच्छे मार्क्स हम प्राप्त कर पाएँ। इसलिए आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका अभ्यास भी करेंगे। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उड़िया पठार, तो ये ऑप्शन है इसका भी राजस्थान। उड़िया पठार राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और यह लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई के साथ राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर दो की। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। चलिए बताइए, ये है आपका ऑप्शन सी। तो आंसर कैसे है, देखिए कि कामेर असम राज्य में बहती है, नेत्रणी उड़ीसा में, गिरना महाराष्ट्र में, हसदेव छत्तीसगढ़ में। ये वो नदी हैं जो इन राज्यों में बहती हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी गंगा और गंगोत्री, यानी अर्थात गंगोत्री ग्लेशियर से और ब्रह्मपुत्र चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं अपना आंसर। प्रश्न नंबर 4, तो ये है प्रश्न नंबर 4, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो पांगी घाटी है हिमाचल प्रदेश में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये है माजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, माजुली द्वीप। असम राज्य में स्थित माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है। तो ये तो आपको सबको पता होगा, बिहार का सूप किसे कहा जाता है, कोसी को बिहार का सूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानसून के दौरान यह नदी अक्सर अपना मार्ग बदलती है और इसकी यह अप्रत्याशित बाढ़ का कारण बनती है और हर साल जान माल को भारी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बिहार का सूप कही जाने वाली नदी है कोसी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका आंसर है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी में गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो ये है आंसर आपका बी, 2 और 3। चलिए व्याख्या में देखते हैं क्या है। तो इसकी जो व्याख्या है वो है बारालाचा ला और शिपकी ला दर्रे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पहली बार। दूसरा, थागाला, तांगलांग ला, नीति पास और लिपू लेक दर्रे हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि लद्दाख में स्थित है। वहीं दिए हुए अन्य विकल्प भी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये आंसर इसका मध्य प्रदेश में तामिया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है। यह पाताल कोट घाटी का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है जो घोड़े की नाल के आकार की है और जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति से समृद्ध है। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा
लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो इसका आंसर है शिवालिक श्रेणी रेंज। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है। यह रेत, गाद और बजरी जैसे असंगठित तलछटों से बनी है, जिन्हें उच्च हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाया गया है। प्रश्न नंबर 11, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा शीत ऋतु की शुरुआत अक्टूबर से दिसंबर में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारत में अक्टूबर की गर्मी अगर पड़ती है तो उसका मेन कारण है अक्टूबर की गर्मी का गर्म आर्द्र मौसम की अवधि को संदर्भित करती है, जो मानसून के वापस जाने के साथ होती है, जो बढ़ते तापमान के साथ अवशिष्ट नमी का कारण बनती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13, ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? तो ये तो आपको सबको पता है, लू। इसका आंसर क्या है? लू। लू एक गर्म और शुष्क पवन है जो गर्मियों के महीनों में विशेष रूप से मई और जून के दौरान भारत के उत्तरी मैदानों में बहती है। यह आमतौर पर दोपहर के समय चलती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का कहा जाता है क्या? प्रस्फोट यानी फटना मानसून का फटना कहा जाता है। मानसून का फटना सामान्य वर्ष की अवधि के बाद अचानक भारी वर्षा की शुरुआत को दर्शाता है। यह आमतौर पर जून की शुरुआत में होता है, खासकर केरल तट पर, और फिर पूरे भारत में फैल जाता है। मानसून के प्रस्फोट को आमतौर पर मानसून की शुरुआत के रूप में माना जाता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 क्या है? यह है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो यह आंसर है व्यापक अंतर कहाँ पाया जाता है? थार मरुस्थल में। ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो इसका आंसर है रोजी पिंक यानी गुलाबी गुलाबी कलर का ग्रेनाइट पाया जाता है राजस्थान के जालौर जिले में। ठीक है। ग्रेनाइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट की एक विशिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली किस्म है, जिसका व्यापक रूप से निर्माण और सजावटी अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी परियोजना तांबे के खनन और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह परियोजना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL द्वारा संचालित है। निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? भूरा ब्राउन कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। तो ये प्रश्न नंबर 18 का आंसर है लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 है, भिलाई भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो इसका लौह अयस्क का स्रोत क्या है? यह है दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। यह है प्रश्न नंबर 20, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य EFRP को कौन मंजूरी देता है? तो यह आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य EFRP अधिक आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जो गन्ने का उचित एवं लाभकारी EFRP व न्यूनतम मूल्य जो चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया? तो यह है सर HG चैंपियन। किनके द्वारा? सर HG चैंपियन। इनके द्वारा भारत में के वन प्रकारों का वर्गीकरण
किया गया? सर एच जी चैंपियन 1936 में इनके द्वारा वन प्रकारों का वर्गीकरण करने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन के जंगल ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये भी आप देख रहे होंगे यूपी पैट, ये 2022 में आया था और शिफ्ट सेकंड में, यानी जितने भी एग्जाम हैं वो सभी पैट के ही प्रश्न है ये सब, इसलिए आपको एक प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम का कलेक्शन मिल रहा है। चलिए इसका आंसर है सागौन। सागौन के कहाँ पाए जाते हैं? वो मध्य प्रदेश में। सागौन एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो मुख्य रूप से पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है, खासकर मध्य और दक्षिणी भारत में, और यह मध्यम वर्षा वाला गर्म जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 क्या है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बना है, कृष्णा नदी पर बना है, जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह बांध दुनिया के सबसे बड़े चिनाई वाले बांधों में से एक है। प्रश्न 24 की बात करते हैं। प्रश्न 24 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी पर। चलिए इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। सलाल पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। यह स्वतंत्रता के बाद जम्मू और कश्मीर में निर्मित पहली जल विद्युत परियोजना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। भारत मानक याम्योत्तर रेखा है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा क्या है? तो यह है 82.30 82 डिग्री 30। देखिए यह है इसका आंसर 82 डिग्री 30 पूर्व दिशा देशांतर भारत की मानक मध्यम और याम्योत्तर रेखा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसका उपयोग भारतीय मानक समय IST निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कहाँ है? GMT से ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और ये कहाँ से गुजरती है? यूपी के मिर्जापुर से होके। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। इसका आंसर क्या है? लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी जो क्षेत्रफल है वो है 32 वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में स्थित 36 प्रवाल द्वीपों का समूह है ये लक्षद्वीप। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो बताइए सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, इसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। चौबी मोरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है त्रिपुरा। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 29 की। थोड़ा इसका व्याख्या देखते हैं। छबी मोरा गोमती के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टानों के नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह त्रिपुरा राज्य के दक्षिणी त्रिपुरा जिले में स्थित है, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। यहाँ शिव, विष्णु, कार्तिक, महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की विशाल प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बताइए। यह है केन्या में। तुर्काना झील दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, जो मुख्य रूप से उत्तरी केन्या के तुर्काना काउंटी में स्थित है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो यह कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय यानी सतह के क्षेत्र के हिसाब से सागर कहे जाने के बावजूद यह वास्तव में एक झील है, खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, जिसका समुद्र से कोई निकास नहीं है। तो बात करें GST क्वेश्चन नंबर GMT 31। GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच क्या है GMT का पूर्ण रूप?
ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि हमने पहले इससे देख चुके हैं। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है, जीएमटी क्या है, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम लंदन के ग्रीनविच, यानी ये कहाँ से निकलती है, लंदन। जीएमटी लंदन के ग्रीनविच में रॉयल वेधशाला में औसत सौर समय है। यह सब सभी समय क्षेत्रों के लिए संदर्भ बिंदु है, यानी ये रेफरेंस पॉइंट है। ये अगर किसी का हमें टाइम पता करना है, टाइम जोन, तो वो इसका हम जो रेफरेंस लेंगे, वो रेफरेंस हम लेंगे जीएमटी से। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारतीय मानक समय जीएमटी से कितना आगे है, +5, यानी +5.30 इतना आगे है इंडियन का। ठीक है, जीएमटी से। तो अगर ऐसे समझो, जैसे अगर लंदन में अगर 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ अपने इंडिया में कितना बज रहा होगा, 12+5=30, तो यानी हमारे बज रहे होंगे 17:30, यानी शाम के 5:30। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है, तो यह है 24। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी को 24 प्रमुख समय क्षेत्रों टाइम जोन में बांटा गया है। कितने टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन। ठीक है, चलिए, और विभाजित किया है जिनमें से प्रत्येक 1 घंटे के समय अंतर को दर्शाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी को एक पूर्ण चक्कर 360 डिग्री करने में 24 घंटे लगते हैं, इसलिए 360/24, 360/24, यानी ये कितना हो गया, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री प्रति समय क्षेत्र, प्रत्येक समय क्षेत्र आमतौर पर 15 डिग्री देशांतर तक फैला होता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर तो आप सब जानते हैं, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय पर्वत वर्षा वन है, जो ब्राजील, पेरू, कोलंबिया में फैला हुआ है, जिसको पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। ये दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 अल नीनो एक जटिल क्या है, एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। 3 से 7 ईयर्स में एक बार दिखाई देने वाली घटना क्या है, अल नीनो। तो ये आपको बताना है कि अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बाल मसीह, यानी चाइल्ड क्राइस्ट। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है चाइल्ड क्राइस्ट, चाइल्ड या लिटिल बॉय। अल नीनो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल के गर्म होने को संदर्भित करता है, जो वैश्विक स्तर पर मौसम के पैटर्न को बाधित करता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 35 की। प्रश्न नंबर 35 क्या है, तो यह निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। तो यह रब अल खली रेगिस्तान, रूब अल खली भी बोल सकते हैं, जिसे खाली क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सन्निहित रेतीला रेगिस्तान है। ये सऊदी अरब, ओमान, यूएई और यमन के हिस्सों में है। इसमें विशाल रेत के टीले हैं, जिनमें से कुछ 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो इसका आंसर है आपका सुंडा जल मडरू मध्य। ठीक है, जो इंडोनेशिया और जावा स्वात द्वीपों के बीच स्थित है। यह जावा सागर उत्तर पूर्व को हिंद महासागर दक्षिण पूर्व से जोड़ता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, यानी यदि कोई भूजल कठोर चट्टानों के बीच कोई भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों परतों के बीच जमा होता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, जल वृत यानी एक्वाफर। पारगम्य चट्टान तलछट की एक परत है जो भूजल को धारण करती है और संचरित करती है। ये जल स्तर वाटर टेबल के नीचे पाया जाता है और इसमें संग्रहित पानी को कुओं या बोरवेल के माध्यम से निकाला जाता है। इसका क्या नाम है, जल वृत। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा है होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, जल तालिका। ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, यानी वाटर लेवल। ठीक है,
यानी मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान जो पानी से भरा होता है, इसके ऊपर परत जल तालिका वाटर लेवल कहलाती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 39। तो उससे पहले थोड़ा व्याख्या देखते हैं। वाटर लेवल क्या है? वाटर लेवल संतृप्ति क्षेत्र के ऊपरी सतह है जो जहाँ मिट्टी और चट्टान के कणों के बीच का सारा स्थान पूरी तरह से पानी से भरा होता है। प्रश्न नंबर 39। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है वन। वनों की कटाई, कृषि और शहरीकरण के लिए जंगल की आग, प्राकृतिक और मानव निर्मित अवैध लकड़ी कटान, व्यापार और अतिदोहन दोहन के कारण वन दुनिया में सबसे तेजी से समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जलवायु यानी ये है NHSHE, नेशनल फॉर द नेशनल मिशन NM, तो ये है NMSHE, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो यह है 8। जलवायु परिवर्तन में उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 8 मुख्य मिशन शामिल हैं, जिनमें से एक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSHE भी है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका अर्थ है आपका सी, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, बताइए। तो ये है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस और क्लोरोकार्बन पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती हैं और पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि करती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो यह आर्गन, इसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 44। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? इसका अपेक्षित परिणाम है सभी, यानी क्या? समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये सभी इसके प्रमुख कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग के कई परिणाम हैं: समुद्र तल में वृद्धि, तट रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न। इस प्रकार के कुछ जो परिवर्तन हैं वो सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो वह विकिरण अवरक्त विकिरण। चलिए तो इसका आंसर है आपका 43 का अवरक्त विकिरण बी। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 46 पे। चलिए प्रश्न नंबर 46। तो उससे पहले थोड़ा 45 का व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से दृश्य प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित करती है और फिर से अवरक्त विकिरण गर्मी के रूप में पुनः उत्सर्जित करती है। ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2, CH2 और N2O इस अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, गर्मी को रोकती हैं और निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 46 की। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, हरित गृह गैस नहीं है। तो क्या है इसका आंसर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N2 पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाता है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस हरित गृह गैस नहीं है। यह रासायनिक रूप से स्थिर है और अवरक्त विकिरण को अवशोषित नहीं करती। दिए हुए अन्य विकल्पों को ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं। चलिए बात करते हैं ओजोन होल किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 27।
ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत किससे संबंधित है? ओजोन परत समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो वो है सीरियस। सीरियस आंतरिक और मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है, विशेष रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 49। वसंत विषुव क्या होता है? तो वसंत विषुव क्या होता है बताइए। वसंत विषुव 21 मार्च को होने वाली घटना है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की, होता क्या है। जो वसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव की शुरुआत का प्रतीक है। यह हर साल 21 मार्च को होता है। इस दिन दुनिया भर में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर रहती है। वसंत विषुव में दिन और रात क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। ठीक, वसंत विषुव में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर है अपना 51। प्रश्न नंबर 51 ये है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो यह जेवर। हॉलमार्क भारत में सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमाणक चिन्ह है और इसे भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जारी किया गया। हॉलमार्क जाने वाले आभूषण खरीदारों को धातु जैसे 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना की प्रमाणिकता और शुद्धता का आश्वासन देती है। चलिए इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। तब यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आगे की ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जिसमें हम टेट एग्जाम 2025 से संबंधित वो मॉक जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हैं और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम जो भी अभी रिसेंट में सितंबर में है, हो सकता है कि उनमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं। इसलिए ये रिवीजन है। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। थैंक्स।